नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि काफ़ी आसान होता है, लेकिन आसान कब होता है जब हम उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और वो जो टॉपिक है वो उसका नाम क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। साथियों, ये जो टॉपिक है इसको अक्सर विद्यार्थी कर लेते हैं, लेकिन यदि आप ऐसे टॉपिक में भी कोई गलती कर जाते हैं, यानी कि आपको ऐसे टॉपिक्स में भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप सिलेक्शन में कहीं ना कहीं पीछे अवश्य पिछड़ जाते हैं। तो इसलिए ये जो टॉपिक है आपका, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से शब्द हैं, उनका प्रयोग हम कौन सी स्थिति में करते हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन रहेगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आगामी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से शब्द हैं। एक तो है आपका हु, एक है हुम, एक है हुज और एक विच, दैट, वैन और वेयर। ये टोटल 7 शब्द हैं। इनका प्रयोग आपसे पूछा जाता है। और पूछा कैसे जाता है? एक सेंटेंस दिया जाता है, उसमें बीच में कहीं पर एक खाली स्थान दे दिया जाता है और उस खाली स्थान के नीचे आपको 4 विकल्प दे दिए जाते हैं और उन चारों विकल्पों में से उस खाली स्थान में कौन सा विकल्प आएगा ये आपको बताना होता है। देखते हैं इन सातों का यूज हम किन किन परिस्थितियों में करते हैं। पहली बात तो साथियों, आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये जो हु, हुम और हुज, ये जो 3 वर्ड हैं, इनका प्रयोग केवल और केवल सजीव चीज़ों के लिए किया जाता है। और जो विच है, इसका प्रयोग केवल और केवल निर्जीव चीज़ों के लिए किया जाता है। इसके अलावा आपका जो दैट है, इसका उपयोग निर्जीव और सजीव दोनों ही चीज़ों के लिए किया जाता है। और बचे आपके वैन और वेहर, इनका उपयोग, वैन का उपयोग तो समय सूचक शब्दों के बाद में किया जाता है और वेहर का उपयोग स्थान सूचक शब्दों के बाद में किया जाता है। अब हम एक एक को देखने वाले हैं, इनका मीनिंग और इनका यूज, प्रत्येक चीज को हम कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हु का प्रयोग। अब देखिए साथियों, जो हु है, पहली बात तो इसका जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो क्या होता है? जो या जिसने। अभी तक आपने सुना होगा कि हु यानी कौन, लेकिन यहाँ जब हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु को उपयोग में लेंगे तो उसका अर्थ कौन नहीं निकलेगा, बल्कि क्या निकलेगा? जो या जिसने। अब हम इसका उपयोग कहाँ करेंगे? अभी मैंने आपको बताया ही था कि हु, हुम और हुज, इन तीनों का उपयोग सजीव चीज़ों के लिए होता है। लेकिन सिचुएशन कैसी रहेगी? देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थान से पहले कोई सजीव दे रखा होगा और रिक्त स्थान के बाद में कोई वर्ब दे रखी होगी, यानी रिक्त स्थान होगा, उससे पहले कोई सजीव और उसके बाद में कोई वर्ब दे रखी होगी। तो ऐसी कंडीशन में जो या जिसने के अर्थ में आपको क्या लगाना है? हु लगाना है। जैसे आप यहाँ सेंटेंस देखिए, आई सा ए बॉय। अब यहाँ पर ये बॉय आ गया। अब बॉय कैसा होता है? सजीव होता है, किसी लड़के की बात हो रही है, तो ये आपका खालिस्तान और इससे पहले क्या आ गया? बॉय। अब उसके बाद हमने देखा वॉज ट्राइंग, ये क्या है? आपकी वर्ब है। तो अब खालिस्तान के एक साइड में, यानी पहले तो आ गया सजीव और उसके बाद में क्या आ गई? वर्ब। ऐसी कंडीशन में हमें कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है? हु लगाना है। थोड़ा अर्थ करके और देख लीजिएगा कि एकदम परफेक्ट बैठ रहा है या नहीं। देखिए अब सेंटेंस क्या बना? आई सा ए बॉय हु वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू माई ऑफिस। आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा जो मेरे ऑफिस में घुसने का प्रयास कर रहा था। एकदम उपयुक्त अर्थ है और वो जो हमने ऊपर नियम बताया है उसके अनुसार हु लग गया। अगला आप सेंटेंस देखेंगे, द गर्ल खालिस्तान टॉप्ड द क्लास इज माई फ्रेंड। यहाँ पर देखिए खालिस्तान से पहले क्या आया? गर्ल, यानी कि लड़की, यानी सजीव, और खालिस्तान के बाद में टॉप्ड, यानी क्या है? ये वर्ब है। अब दोनों कंडीशन हमें मिल गई तो हमें क्या लगा देना है? यहाँ पर हु लगा देना है। अर्थ लगा के देखते हैं, द गर्ल हु टॉप्ड द क्लास इज माई फ्रेंड, यानी वह लड़की जिसने क्लास को टॉप किया वह मेरी मित्र है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये इसका अर्थ भी सही बैठ रहा है।
तो इस तरीके से आपको हु का उपयोग करना है। अगला रिलेटिव प्रोनाउन है whom, और इसका जो अर्थ है वो क्या होता है, जिसको। अब इसको हम कहाँ लगाते हैं, रिक्त स्थान से पहले सजीव हो और रिक्त स्थान के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन दे रखा हो, तो ऐसी कंडीशन में जिसको के अर्थ में हम किसे लगाते हैं, whom लगाते हैं। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देखिए, द गर्ल खालिस्तान आई गेव सम मनी इज ए फैशन डिजाइनर, यानी वह लड़की जिसको मैंने मनी दिया वह कौन है, एक फैशन डिजाइनर है। तो यहाँ पर बात आई जिसको की, और वो सिचुएशन भी बन रही है, पहले सजीव और रिक्त स्थान के बाद में नाउन या प्रोनाउन में से क्या आ गया अपने पास, आई, जो कि क्या है, एक प्रोनाउन है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, whom लगा देंगे, और अर्थ भी उपयुक्त बैठ रहा है, यानी वह लड़की जिसको मैंने मनी दिया वो एक फैशन डिजाइनर है। अगला सेंटेंस, द बॉय खालिस्तान सीमा टॉट गॉट फर्स्ट डिवीजन, वह लड़का जिसको सीमा ने पढ़ाया गॉट फर्स्ट डिवीजन, उसको कौन सी डिवीजन मिली, फर्स्ट डिवीजन, यानी कि प्रथम श्रेणी से वो पास हुआ। अब यहाँ पर इधर की साइड में बॉय जो कि सजीव है और रिक्त स्थान के बाद में क्या है, नाउन है, और जिसको का अर्थ देना है द बॉय जिसको सीमा ने पढ़ाया, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, whom लगा देंगे। साथियों, वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। अगला रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं, और वो क्या है आपका whose, और इसका अर्थ क्या निकलता है, जिसका या जिसकी या जिनके, ये इसका अर्थ निकलता है। अब इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, रिक्त स्थान से पहले यदि सजीव और रिक्त स्थान के बाद में कोई नाउन या रिलेशन या कोई क्वालिटी दे रखी हो, तो हम किसका उपयोग करते हैं, whose का उपयोग करते हैं, जिसका या जिसकी के अर्थ में। जैसे आई नो द गरिमा, मैं गरिमा को जानता हूं, मैं उस गरिमा को जानता हूं। खालिस्तान फादर इज ए डॉक्टर, जिसका पिता एक डॉक्टर है, तो वही जिसका का अर्थ देना है, और वही सिचुएशन भी बन रही है कि सजीव पहले दे दिया गरिमा, और रिक्त स्थान के बाद में क्या रहा है, फादर, जो कि क्या है, एक रिलेशन है, या आप उसको नाउन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, whose लगा देंगे। अगला सेंटेंस देखिए आप, दिस इज द मैन खालिस्तान स्कूटर वॉज स्टोलन द अदर डे, यानी यह वो आदमी है जिसका अन्य दिन स्कूटर चोरी हो गया था, यानी किसी दिन उसका स्कूटर चोरी हो गया था। तो जिसका स्कूटर चोरी हो गया था, तो क्या लगाना है, whose लगाना है। इधर की साइड में सजीव की बात कर ही रखी है, मैन की, उसका स्कूटर की चोरी होने की बात हो रही है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर whose लगाएंगे। अगला सेंटेंस देखिए, रमन खालिस्तान सन गॉट 90% मार्क्स इन क्लास 10th इज ए टीचर इन अवर स्कूल। तो यहाँ पर रमन जिसके पुत्र ने 90% मार्क्स कक्षा 10 में प्राप्त किए, वह हमारे विद्यालय में एक टीचर है। तो जिसके यानी कि जिसका पुत्र क्लास 10वीं में 90% अंक प्राप्त करता है, तो जिसका या जिसकी के अर्थ में हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे, whose लगाएंगे। इसके लिए साथियों आपको इतना ध्यान रखना है कि जो who, whom और whose हैं, इनके रिक्त स्थान से पहले तो आपको क्या दे रखा होगा, कोई सजीव दे रखा होगा, और उसके बाद में आपको सिचुएशन के अनुसार देख लेना है कौन सा लगाना है। अगला आप देखिए रिलेटिव प्रोनाउन विच, और इसका अर्थ क्या निकलता है, जो या जिसको। लेकिन विच के मामले में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसका उपयोग केवल और केवल निर्जीव चीजों के लिए होता है, यानी कि खाली स्थान से पहले आपको क्या दे रखी होंगी, कोई निर्जीव चीज या जानवर दे रखे होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, रिक्त स्थान से पहले कोई वस्तु या जानवर, व रिक्त स्थान के बाद कोई वर्ब या नाउन या प्रोनाउन दे रखा हो। क्योंकि साथियों वहां पर आपने देखा सब्जेक्टिव केस के लिए हु था और ऑब्जेक्टिव केस के लिए हुम था, लेकिन जो विच है वह सब्जेक्टिव केस में भी लगता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी लगता है। तो यहाँ पर इस खालिस्तान के बाद में वर्ब भी हो सकती है या फिर नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, तो दोनों ही केस में लगाया जा सकता है। लेकिन रिक्त स्थान से पहले क्या होगा, कोई वस्तु या जानवर होगा। जैसे आई सोल्ड माई हाउस, मैंने मेरे घर को बेच दिया। खालिस्तान वॉज बुल्ट लास्ट ईयर,
जो कि पिछले साल बनाया गया था। तो जो का अर्थ देने, अब किसके लिए, हाउस, जो कि कैसी चीज है, निर्जीव चीज है, इसलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। अगला सेंटेंस देखिए, सी हैज ए काव, खालिस्तान गिव्स 5 लीटर्स मिल्क। उसके पास एक काव यानी कि गाय है। अब ये कैसी चीज हो गई, जानवर हो गया। अब उसके केस में हम क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं। विच गिव्स 5 लीटर मिल्क, यानी उसके पास एक गाय है जो कि 5 लीटर दूध देती है। अगला सेंटेंस देखिए आप, द कार खालिस्तान आई गिफ्टेड टू माई वाइफ इज ब्लैक। अब यहां पर तो आपने देखा उसके बाद में क्या आ रही थी, वर्ब, लेकिन यहां पर उसके बाद में खालिस्तान के बाद में क्या आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है। ऐसे केस में भी चूंकि इधर कार की बात हो रही है तो हमें क्या लगाना है, अब यहां पर विच लगाना है। तो द कार विच आई गिफ्टेड टू माई वाइफ इज ब्लैक। कार जो मैंने मेरी पत्नी को गिफ्ट की वो कैसे रंग की थी, ब्लैक थी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, दिस इज द हाउस इन खालिस्तान वी लिव इज वेरी बिग। आपको साथियों यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है, यदि खालिस्तान से पहले आपको इन दे रखा हो या अबाउट दे रखा हो तो भी आपको क्या लगाना होता है, विच लगाना होता है। कौन से केस में, जब खालिस्तान से पहले आपको निर्जीव दे रखा हो और उसके बाद में खालिस्तान से पहले क्या दे रखा हो, कोई प्रीपोजिशन। कौन कौन से, इन और अबाउट। तो दिस इज द हाउस इन विच वी लिव इज वेरी बिग, यानी कि यह वह घर है जिसमें हम रहते हैं वो कैसा है, वेरी बिग है। या फिर ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, द हाउस इन विच वी लिव इज वेरी बिग। तो यहां पर आपके क्या लग जाएगा, विच। अगला रिलेटिव प्रोनाउन देखिए आप, दैट, और इसका अर्थ क्या निकलता है, जो या जिसने। लेकिन इसकी 4 शर्तें हैं साथियों। एक तो आपको ध्यान रखना है कि जो दैट है वह सजीव और निर्जीव दोनों ही मामलों में लग सकता है, लेकिन लगेगा कब, 4 शर्त हैं, वो चारों शर्तों में से यदि कोई शर्त पूरी हो रही है तो वहां पर आपको दैट ही लगाना है। चाहे भले ही आपको ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि यहां पर तो हु भी लग सकता है, विच भी लग सकता है, उस जगह पर आपको क्या लगाना है, दैट ही लगाना है। जैसे आप, यदि वाक्य इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा हो, यानी कि वाक्य की शुरुआत किससे हो रही हो, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि WH वर्ड से शुरुआत हो रही हो, तो आपको वहां पर क्या लगाना है, दैट लगाना है। किसके अर्थ में, जो या जिसने के अर्थ में। और यदि रिक्त स्थान से पहले सुपरलेटिव डिग्री दे रखी हो तो भी आप क्या लगाएंगे, दैट। यदि रिक्त स्थान से पहले थिंग, वडी या वन से बना कोई शब्द जैसे कि समथिंग, समबडी, समवन, ऐसे कोई शब्द दे रखा हो, या फिर ऑल, सेम, ओनली, मच, नथिंग, नन, लिटिल, फ्यू आदि कोई शब्द में से कोई शब्द दे रखा हो तो भी आप क्या लगाएंगे, दैट। और चौथी बात और एक ध्यान रखनी है दैट के मामले में, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति, व जानवर या वस्तु दे रखी हो तो भी आपको कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, दैट लगाना है। यानी इस मामले में एक तो होना चाहिए व्यक्ति, इसके अलावा जानवर या वस्तु में से भी एक चीज दे रखी हो, यानी 2 चीज दे रखी हो, उनमें से एक तो हो व्यक्ति और एक हो जानवर या वस्तु में से कोई एक, तो भी आपको कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, दैट लगाना है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे आप देखेंगे पहला सेंटेंस, विच इज द कार। अब यहां पर इस सेंटेंस को आप देखेंगे, इसकी शुरुआत किससे हो रही है, विच से हो रही है, क्योंकि एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अब ऐसे केस में आपको हु, विच नहीं लगाने बल्कि क्या लगाना है, दैट लगाना है। चूंकि आप यहां पर विच की ओर आ सकते थे क्योंकि यहां पर कार दे दिया जो कि निर्जीव चीज है और उसके बाद में ये प्रोनाउन दे रखा है, तो आप विच लगा सकते थे, लेकिन ऐसे केस में आपको विच नहीं लगाना है जब सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही हो, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से। अगला सेंटेंस देखिए, हु इज द मैन। अब यहां पर आपने देखा मैन है और उसके बाद में वर्ब दे रखी है, तो ऐसे केस में आप क्या लगाना चाहिए था, आपको हु लगाना चाहिए था, लेकिन अब यहां पर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, डेरोगेटिव प्रोनाउन से, इसलिए आपको हु नहीं लगाना बल्कि क्या लगाना है, दैट लगाना है। अगला सेंटेंस देखिए, सी इज द बेस्ट गर्ल। अब यहां पर आपने देखा कि द बेस्ट आ गया, अब सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है साथियों, सेंटेंस में यदि एसटी या ईएसटी
या फिर मोस्ट लगा हुआ कोई एडजेक्टिव दे रखा है तो उस सेंटेंस में क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। और यदि खाली स्थान से पहले आपको कोई सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है तो वहां पर भी आपको क्या लगाना है, दैट लगाना है। अगला सेंटेंस देखिए आप, हर ओनली सन खालिस्तान लिव्स हियर इज एन ऑफिसर। अब यहां पर देखिए ओनली आ गया, खालिस्तान से पहले क्या दे रखा है, ओनली दे रखा है। अभी मैंने आपको कुछ शब्द बताए और वो शब्द तो क्या इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, वो उनमें से यदि कोई आता है तो हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। अगला सेंटेंस देखिए आप, द बॉय एंड हिज डॉग। जो अभी हमने चौथा नियम बताया था उसमें क्या था कि एक तो कोई व्यक्ति हो और उसके अलावा कोई वस्तु या जानवर हो। तो यहाँ पर व्यक्ति की बात तो हो गई द बॉय, और उसके साथ में यहाँ पर ये दे दिया जानवर। यानी रिक्त स्थान से पहले ऐसे किसी व्यक्ति या जानवर की बात हो तो उसके बाद हम उस रिक्त स्थान में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं, दैट लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। अब अगला आपका रिलेटिव प्रोनाउन है व्हेन, और इसका मीनिंग क्या होता है, जब। और इसको हम लगाएंगे कब, रिक्त स्थान से पहले समय सूचक शब्द दे रखा हो तो आप कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे, व्हेन लगाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, इट वॉज मंडे। अब ये आपका खालिस्तान, इससे पहले क्या है आपका मंडे, जो कि समय को बताने वाला शब्द है। ऐसे केस में आपको क्या लगाना है, व्हेन लगाना है। तो मीनिंग क्या बनेगा इसका, इट वॉज मंडे व्हेन शी वॉज बॉर्न। तो यह मंडे का दिन था जब वह बॉर्न यानी कि पैदा हुई। अगला सेंटेंस आप देखिए, आई शैल गो टू जयपुर इन मार्च। मैं मार्च में जयपुर जाऊंगा। खालिस्तान आई गेट मनी। यहाँ पर मार्च समय बताने वाला शब्द है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, व्हेन, और क्या अर्थ बन जाएगा, मैं मार्च में जयपुर जाऊंगा जब आई गेट मनी यानी मेरे पास पैसे होंगे। और आपका लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन है वेहर, और इसका जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो क्या निकलता है, जहां। और इसको हम कब लगाएंगे, जब रिक्त स्थान से पहले स्थान सूचक शब्द दे रखा हो, कोई भी स्थान बताने वाला शब्द दे रखा हो। जैसे आप यहाँ पर देखिए, आई नो द प्लेस। ये जो प्लेस शब्द है वो क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है कि मैं उस स्थान को जानता हूँ। खालिस्तान यू वेंट यस्टरडे, जहाँ तुम कल गए थे। तो यहाँ पर जहाँ का मीनिंग देने के लिए हम क्या लगाएंगे, वेहर लगाएंगे। तो आई नो द प्लेस वेयर यू वेंट यस्टरडे। और लास्ट आपका जो इसका उदाहरण है, दिस इज द विलेज, यानी कि यह वो गांव है, खालिस्तान आई वॉज बॉर्न, जहां मैं पैदा हुआ था। तो जहां का मीनिंग देने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, वेहर लगाया। तो इस तरीके से साथियों आपको ये रिलेटिव प्रोनाउंस को सॉल्व करना है। आशा करता हूं दोस्तों ये जो वीडियो है वह आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपके लिए पसंद आई होगी। और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।